न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण अनुकूल त्योहारों के आयोजन पर की बैठक। जयशंकर ने संविधान व लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। सीएम योगी भाजपा में मजबूरी में है अखिलेश यादव का तीखा हमला। तो खबरें विस्तार से। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण अनुकूल त्योहारों के आयोजन पर की बैठक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज पर्यावरण अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में त्योहारों के दौरान पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित करना और लोगों को जागरूक करना था। बैठक में राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री एडवोकेट आशीष शेलार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक त्योहारों को मनाते समय प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी निभाना आवश्यक है। सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखते हुए गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए विशेष दिशा निर्देश तैयार किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयशंकर ने संविधान व लोकतंत्र की मजबूती पर दिया जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आपातकाल 50 वर्ष मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र में कहा है कि विपक्ष बार बार कहता है कि अघोषित इमरजेंसी है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी का समय नहीं है और ना ही आगे होगा। उन्होंने युवाओं को इस मॉक पार्लियामेंट के जरिए उस आपातकाल से जुड़ी सीखों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कर्तव्य बताया है। जयशंकर ने कहा है कि कुछ लोग संविधान के प्रति हाथ में लेकर घूमते हैं, पर दिल की भावना कुछ और है। क्या कभी कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी? श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री सागर त्यागी जी, साथियों, दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले 25 जून को इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह थी और आज इस मॉक पार्लियामेंट में हम उस इमरजेंसी का महत्व, उसके सबक जो है वो समझने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। अब अगर सचमुच ये इमरजेंसी का समय होता ना, वो साइड तो खाली होता, वो सब लोग अंदर होते। पर ये इमरजेंसी का समय नहीं है, न कभी होगा, और इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में सबकी उपस्थिति हर समय होगी। अब हर पीढ़ी के लिए एक उनके जीवन में एक डिफाइनिंग इवेंट होता है कि अब कहते हैं कि भाई जब हम जवान थे तो उस समय ये हुआ। हमारी पीढ़ी में वो इमरजेंसी थी। मैं करीब करीब आपकी उम्र का था जिस साल जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। मैं 20 साल का था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ये इमरजेंसी का समय जो है, मैं 20 और 22 के बीच में था। और जो उस समय हम लोगों ने जो अनुभव किया उसको हम जरूर याद तो रखते हैं, पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमने उस समय सीखा, जो हमारा अनुभव था, वो आगे वाले पीढ़ियों को कैसे हम पास ऑन करें। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने 2 विषय रखना चाहता हूँ। एक कि आपके मन में होगा भाई ये इमरजेंसी की बार बार बात करते हैं, था क्या वो इमरजेंसी? और सचदेवा जी आप 7 साल के थे, तो मैं 20-22 साल का था, तो मेरा अनुभव भी कुछ, अवेयरनेस भी कुछ ज़्यादा था। और दूसरा कि इमरजेंसी क्या हुआ और उसका डेंजर क्या है और हमें उससे क्या क्या सबक सीखना चाहिए। और अगर मैं पूरे इमरजेंसी का एक सबक सिखाऊं, मैं आपको ये कहूँगा, नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ये सबक है इमरजेंसी का।
अब आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इमरजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, लोगों के भाषण सुने होंगे, टीवी में लोग भी आते हैं, उस समय के लोग भी आते हैं, चर्चा होती है। मैं आपको एक किस्म से माने सामान्य नागरिक के परिप्रेक्ष्य से इमरजेंसी का अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं कहा आपको, मैं 20 साल का था उस समय। मैं यूनिवर्सिटी में JNU में मैं पढ़ रहा था, हॉस्टल में था, और उस समय के लोग, हम लोग माने मैं कहूँगा हम यूनियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, पर पॉलिटिकली अवेयर लोग थे। हमें पता तो था कि देश में क्या हो रहा है। और एक चीज़ थी कि जब इमरजेंसी हुआ उस समय सब लोग माने हर पार्टी के लोग, एक के अलावा नहीं, 2 के अलावा, क्योंकि CPI ने भी सपोर्ट किया था इमरजेंसी, सब लोग साथ आए। और मैं इसीलिए मैं इस पे थोड़ा बल दे रहा हूँ कि आज कुछ लोग विपक्ष में हैं। मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है कि वो याद रखेंगे कि 1975 में उनकी स्टैंड क्या थी, और 75 और 77 के बीच में उनका भी क्या हुआ, और वो सबक मेरी आशा है कि वो कभी ना भूलें। अब इमरजेंसी कभी कभी जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लगता है कि भाई ये कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। ये पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, क्योंकि जो थ्रेट जो था वो संविधान को तो था, हमारे इंस्टीट्यूशंस को था, हमारे राजनीतिक पॉलिटिक्स को था, मीडिया को था। जैसे आपने सचदेवा जी से सुना, हमारे कल्चर, हमारे संगीत को था, सिनेमा को था। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया था। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूँ। 1975 हॉस्टल में थे, और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ। हम नॉर्मल, स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करेंगे। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया, और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है, और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे, और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था,
जो मास्क सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले गया। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। वो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते, और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण किया सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये आप समझिए कि कोई भी कभी भी माने आप ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियाँ आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वेसेक्टॉमी होती थी कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था तो नंबर भरने के लिए ज़बरदस्ती वेसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उन पे भी इम्पैक्ट, पर जो कॉन्शियसली जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना है। और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे किसी को पता नहीं था कि कब निकलेंगे, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी होगी, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो अब ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों की साहस उस समय की ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय, सोसाइटी का मोराल, हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखना, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी। पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी, इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के लिए।
और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहाँ कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। अब मामला तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चैलेंज जो था पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे राज नारायण जी, उनका केस था। और विषय जो है सीट का विषय है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, पर एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में पूरे देश का सिक्योरिटी का मामला बनाया। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। आई फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances। विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। अब इसके जो राजनीतिक परिणाम वो तो उसी रात को तुरंत दिखाई दिया कि जो देश के बड़े बड़े नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, सबको गिरफ्तार किया गया। उसमें से मेरे लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, पर मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, सरकार में काम करते थे, पर वो पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थे। तो हमारे घर में 2 लोग, एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और घर में जो है मेरे पिताजी के दोस्त चंद्रशेखर जी थे। तो जब हम लोग क्योंकि उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन अरेस्ट हुए, कुछ लोग जो बड़े नेता थे उनके बारे में पता था, जो उतने फेमस नहीं थे, वो तो बस उठा के उनको ले गए। इनके बारे में हमें पता था। तो हर फैमिली जो है किसी न किसी का कहीं ना कहीं इमरजेंसी के साथ ये पर्सनल कनेक्शन भी, कि जब मैं सोचता हूँ मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज़्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज़म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाए। और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास नहीं जाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो हैं इमरजेंसी के विरोध में। और मैंने हॉस्टल का भी, मुझे जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ 1-2 दिन बिता दिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे जाते थे, उस समय हम ज़्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन है, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो, तो हम रख लेते, क्योंकि हमें पता था कि ये
कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका हेल्प करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने चाहिए। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई, सबके लिए, सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, ये भी रात को हुआ। अब देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज़ रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना हो। और बहुत न्यूज़पेपर्स, काफ़ी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हुआ और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूँगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के खिलाफ और ये बहुत तरीके से रेजिस्टेंस था। कुछ लोगों ने ओपनली विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से। और इसमें भी कुछ हमारे बहुत जान पहचान के थे, जैसे KR मलकानी जो मदरलैंड के एडिटर थे, ऑर्गेनाइजर के एडिटर भी थे पहले, वो हमारे मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो वो प्रेस वालों में से ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी अरेस्टेड। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया, उस समय उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गाए और उन्होंने मना किया। उसके कारण उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं था और उस समय और कुछ साधन नहीं थे या टीवी भी बहुत कम ही चलता था। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया बिल्कुल। तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा था। ये फिल्म में भी हो कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी हैं आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए, 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो
कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे और चुनाव के बाद रिकवरी करना। और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री तो हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते थे बिना डिबेट के। ये मॉक पार्लियामेंट है, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट था। आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया था। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती या नहीं मानती। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस समय जो डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। अब इंटरनेशनल इमेज की बात करते हैं कि ये इमरजेंसी जो है 75 से 77 तक चला। 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था, भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, even Rajiv Gandhi, they have never expressed regret for emergency. This is also something we should note. Now, जैसे कि मैंने कहा, आज का कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के सबक हैं। तो इमरजेंसी के लेसन्स क्या हैं? मेरे लिए 5-6 सबक जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के डीएनए में, कि अगर हम जो हैं ऐसे माहौल में, क्योंकि बहुत जगह जो हैं ऐसी तानाशाही, ऐसे माने जो अत्याचारें हुई थी, पर जिस तरीके से, जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, अंत में
फोर्स किया कि इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन क्यों हुआ, वो सोसाइटी में वो उभर के आ रहा था। जो शासन कर रहे थे उनको पता था कि देश इमरजेंसी को मानती नहीं है, 2 साल हो चुके। तो जो रेजिस्टेंस, जो सोसाइटल रेजिस्टेंस जो थी इमरजेंसी के खिलाफ, उसके कारण 77 का चुनाव। और मैं कहूँगा कि इमरजेंसी से ये साबित हुआ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के खून में है, हमारे डीएनए में है, और हम किसी भी हालत में हमारी जो डेमोक्रेसी जो है, जो फ्रीडम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम भारत की जनता हर समय इसकी सुरक्षा करेगी, कोई खोने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कि फ्रीडम्स जो है, इमरजेंसी जैसे स्थिति तब होती है जब लोग जो हैं अपना हित, और मैं आपके उस कहानी के बारे में मैं सोच रहा था, जब फैमिली देश के से ज़्यादा आप फैमिली को आगे करते हैं, तब इमरजेंसी जैसे स्थिति होती। और ये जो है, अब उस समय का नारा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो जब ये पारिवारिक राजनीति होती है, इसका आप डेंजर समझिए, क्योंकि आपको बहुत गलत रास्ते में ले जाती है और इसमें देश का नुकसान होता है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। तीसरा कि जब आज भी लोग कहीं देश की बुराई करते हैं बाहर जाके, जब हमारे इंस्टीट्यूशन, जब हमारे चुनावों के बारे में टिप्पणी करते, जब इलेक्शन कमीशन पे कुछ कहते, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कोई एक्सीडेंट है। आप इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि जब लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, अगला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी को अटैक करते हैं। तो हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए, क्योंकि हम एक किस्म से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। चौथा कि हम जो है अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को एम्पावर करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी आज हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लोगों को बिजली देते हैं, पानी देते हैं, उनकी सुविधा देते हैं, घर देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये जो है, क्योंकि ये इनका हक बनता है, पर ये हक के अलावा ये एम्पावरमेंट है, क्योंकि जितना एम्पावर्ड सिटीजन हो वो कभी इमरजेंसी जैसे स्थिति होने नहीं देगा। 75 और 77 के बीच में लोग इतने एम्पावर्ड नहीं थे, पर तब भी उनमें वो भावना थी कि हम इसको चलने नहीं देंगे। और आखिरी कि हमें जो है, जो नेशनल स्पिरिट जो, ये हमें बना के बढ़ा के रखना चाहिए। और इसके अवसर होते हैं कभी कि देश मिलजुल के राष्ट्र हित, राष्ट्र भावना के साथ आए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि खाली इंडियन डेमोक्रेसी है कि हर पार्टी के लोग डेलीगेशन में बाहर जाए, एक स्वर से भारत का हित दुनिया के सामने रखें। तो अगर ये बॉर्डर का विषय हो, या मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट करना है, या जब कोविड की महामारी चल रही थी कि हमें अपना गर्व था अपने वैक्सीन पे, तो आप इस मॉक पार्लियामेंट में थोड़ा सोच भी लें कि राष्ट्र भावना क्या है, कौन से लोग हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, और कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की आलोचना करते हैं। तो उस सोच के साथ मैं एक बार और आप सब लोगों को
मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका मॉक पार्लियामेंट सफल रहे और आप जो घटनाएं 50 साल पहले हुई, आप इसको इतिहास के रूप में न देखें। ये आज भी जीवित, जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है। ये आप समझ लीजिए, लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं, कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया, उस समय उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गाए और उन्होंने मना किया। उसके कारण उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं था, और उस समय और कुछ साधन नहीं थे, या टीवी भी बहुत कम ही चलता था। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था, और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया बिल्कुल। तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा था। ये फिल्म में भी हो कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी हैं आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा और जब तक वो चेंज नहीं होगा, तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करें। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए, 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है, इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है, उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ, जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे। और चुनाव के बाद रिकवरी करना, और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री तो हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते थे बिना डिबेट के। ये मॉक पार्लियामेंट, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट था।
आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया था। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती या नहीं मानती। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस समय जो डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में दिखाई दे। अब इंटरनेशनल इमेज की बात करते हैं कि ये इमरजेंसी जो है 75 से 77 तक चला। 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था। भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, they have never expressed regret for emergency. This is also something we should note. Now, जैसे कि मैंने कहा, आज का कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के सबक हैं। तो इमरजेंसी के लेसन्स क्या हैं? मेरे लिए 5-6 सबक जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के डीएनए में, कि अगर हम जो है ऐसे माहौल में, क्योंकि बहुत जगह जो हैं ऐसी तानाशाही, ऐसे माने जो अत्याचारें हुई थी, पर जिस तरीके से, जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, अंत में फोर्स किया कि इलेक्शन होगा। क्योंकि इलेक्शन क्यों हुआ? वो सोसाइटी में वो उभर के आ रहा था, जो शासन कर रहे थे उनको पता था कि देश इमरजेंसी को मानती नहीं है, 2 साल हो चुके। तो जो रेजिस्टेंस, जो सोसाइटल रेजिस्टेंस जो थी इमरजेंसी के खिलाफ, उसके कारण 77 का चुनाव। और मैं कहूँगा कि इमरजेंसी से ये साबित हुआ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के खून में है, हमारे डीएनए में है, और हम किसी भी हालत में हमारी जो डेमोक्रेसी जो है, जो फ्रीडम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम, भारत की जनता हर समय इसकी सुरक्षा करेगी, कोई खोने के लिए तैयार नहीं। दूसरा,
कि फ्रीडम्स जो है इमरजेंसी जैसे स्थिति तब होती है जब लोग जो हैं अपना हित, और मैं आपके उस कहानी के बारे में मैं सोच रहा था, जब फैमिली देश के से ज़्यादा आप फैमिली को आगे करते हैं तब इमरजेंसी जैसे स्थिति होती है। और ये जो है अब उस समय का नारा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो जब ये पारिवारिक राजनीति होती है इसका आप डेंजर समझिए, क्योंकि ये आपको बहुत गलत रास्ते में ले जाती है और इसमें देश का नुकसान होता है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। तीसरा कि जब आज भी लोग कहीं देश की बुराई करते बाहर जाके, जब हमारे इंस्टीट्यूशन, जब हमारे चुनावों के बारे में टिप्पणी करते, जब इलेक्शन कमीशन पे कुछ कहते, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कोई एक्सीडेंट है। आप इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि जब लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, अगला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करें, फिर डेमोक्रेसी को अटैक करें। तो हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए, क्योंकि हम एक किस्म से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। चौथा कि हम जो है अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को एम्पावर करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी आज हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लोगों को बिजली देते हैं, पानी देते हैं, उनकी सुविधा देते हैं, घर देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये जो है, क्योंकि ये इनका हक बनता है, पर ये हक के अलावा ये एम्पावरमेंट है, क्योंकि जितना एम्पावर्ड सिटीजन हो वो कभी इमरजेंसी जैसे स्थिति होने नहीं देगा। 75 और 77 के बीच में लोग इतने एम्पावर्ड नहीं थे, पर तब भी उनमें वो भावना थी कि हम इसको चलने नहीं देंगे। और आखिरी कि हमें जो है, जो नेशनल स्पिरिट जो ये हमें बना के बढ़ा के रखना चाहिए। और इसके अवसर होते हैं कभी कि देश मिलजुल के राष्ट्र हित, राष्ट्र भावना के साथ आए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि खाली इंडियन डेमोक्रेसी है कि हर पार्टी के लोग डेलीगेशन में बाहर जाए, एक स्वर से भारत का हित दुनिया के सामने रखें। तो अगर ये बॉर्डर का विषय हो, या मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट करना है, या जब कोविड की महामारी चल रही थी कि हमें अपना गर्व था अपने वैक्सीन पे, तो आप इस मॉक पार्लियामेंट में थोड़ा सोच भी लें कि राष्ट्र भावना क्या है, कौन से लोग हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, और कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की आलोचना करते हैं। तो उस सोच के साथ मैं एक बार और आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका मॉक पार्लियामेंट सफल रहे, और आप जो घटनाएं 50 साल पहले हुई, आप इसको इतिहास के रूप में न देखें, ये आज भी जीवित है। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है, ये आप समझ लीजिए। लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं,
कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी भाजपा में मजबूरी में है, अखिलेश यादव का तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की भाजपा की सदस्यता उनकी निजी इच्छा नहीं बल्कि एक राजनीतिक मजबूरी है। अखिलेश ने कहा है कि यह उनकी मजबूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी का सदस्य होना पड़ता है। अगर उन्हें कमल का चुनाव चिन्ह चाहिए तो उन्हें सदस्य बनना होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। अरे आपने पहला सवाल मुझसे जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ क्यों है, उनको पन्ने पलटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो समझ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर सोशलिज्म के खिलाफ हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं तो हम एक बार को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी के वो सदस्य नहीं रहे। पार्टी के स्थापना के समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं थे और ना वो रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। भाई आपको सिंबल अगर चाहिए कमल का तो आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सदस्य हैं क्योंकि उन्हें चुनाव कमल पर लड़ना है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सेकुलरिज्म सोशलिज्म पढ़ाने, क्योंकि स्थापना के समय पर उन्हें कोई इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में जाति के आधार पर नफरत नहीं फैलाई गई, इटावा मामले पर बोले शिवराज सिंह चौहान। इटावा में एक कथावाचक पर कथित हमले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की मूल सांस्कृतिक भावना की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारत में कभी भी जाति के आधार पर नफरत नहीं फैलाई गई है। सभी के लिए स्नेह, सभी के लिए प्रेम, यही भारत की मूल भावना है। हमें इस भावना का सम्मान करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान उस समय दिया है जब वे वाराणसी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा कि ये उचित नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के जातीय संघर्ष में घेर रहे हैं। यादव ब्रिगेड वहाँ पर हमला कर रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है, ये जातीय संघर्ष का रूप किया जा रहा है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। केएन राजन्ना के बयान पर टीबी जयचंद्र की प्रतिक्रिया। कर्नाटक सरकार में मंत्री केएन राजन्ना द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक टीबी जयचंद्र ने बयान को व्यक्तिगत राय करार दिया है और स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाईकमान के मार्गदर्शन में ही लिया जाएगा। टीबी जयचंद्र ने कहा है कि हमने उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए बयान को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है लेकिन सामूहिक राय अलग होगी। माना जा रहा है कि केएन राजन्ना का बयान मुख्यमंत्री पद के संभावित बदलाव या सत्ता संतुलन को लेकर था, जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि जयचंद्र ने इन अटकलों को विराम देते हुए कहा है कि पार्टी का निर्णय हमेशा सामूहिक और अनुशासित तरीके से लिया जाता है। We did not give so much importance for the statement given voluntarily by him. It is not it may be his individual opinion. The collective opinion will be different. So these sort of speculations will always be there in politics. That's why we need not give so much importance for that. And what to be done, what has to happen, it will happen at an appropriate time with the guidance of the elders and the high command. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इम्फाल में धूमधाम से शुरू। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे स्थानीय रूप में कांग चिंगबा उत्सव कहा जाता है, पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई है। यह यात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी भारी भक्ति भाव
लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मनाई जा रही है। कांगचिंगवा मणिपुर में वैष्णव संस्कृति का प्रतीक उत्सव है, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों की शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता है। वही श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहनकर मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन। खबर क्यों? अबू आजमी के बयान पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा सनातन धर्म पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने कहा है कि सनातन का विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। मैं ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और इससे टकराना संस्कृति और मूल्यों पर हमला है। सनातन का विरोध लगातार कर रहा है। सनातन का विरोध करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सनातन धर्म ये प्राचीन है। इसका कोई विरोध करना, मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी कड़ी निंदा मैं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों? कोविड-19 संक्रमण से 1 वर्षीय बच्ची सहित 4 की मौत। देश के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के नवीनतम आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में 10 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इन मृतकों में 1 साल की बच्ची भी शामिल है। देश में जनवरी 2025 से लेकर अब तक 26,837 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 23,581 लोग कोरोना से ठीक हो गए। वर्तमान में 2356 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। वहीं 135 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक भी कोविड-19 संक्रमण का नया मामला सामने नहीं आया है और न ही किसी की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 33 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। अब सिर्फ 188 कोरोना के एक्टिव मामले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के कई इलाकों में आज भी यातायात प्रतिबंध लागू। ओडिशा के कई इलाकों में आज भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक दयाल गंगवार ने बताया कि श्रद्धालुओं ने अब तक यातायात प्रतिबंधों और नियमन योजना का पालन किया है, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि वे आज भी इन प्रतिबंधों का पालन करें और हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। यातायात प्रबंधन में AI सिस्टम से हमें बहुत सहायता मिल रही है, जिससे व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिल रही है। जय जगन्नाथ। कल जो ट्रैफिक का हम लोग का रेस्ट्रिक्शंस, ट्रैफिक का रेगुलेशंस, ट्रैफिक का कंटिजेंसी प्लान्स जो था, वो कल श्रद्धालु लोगों ने बहुत हम लोग की मदद की। हमारे साथ उन्होंने काफी, हमने जो रेस्ट्रिक्शंस किए उन्होंने उसको माना, उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। आज भी वही सब रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, इनसाइड ट्रैफिक के लिए भी, आउटसाइड ट्रैफिक के लिए भी। और हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि जो हमने रेस्ट्रिक्शंस किए थे आज भी जो रहेंगे, उसके सब पूरी वासी और जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं वो उसको हमारे साथ थोड़ा साथ दें। जैसे कि हम अपने जगन्नाथ प्रभु के जो भी श्रद्धालु आए हैं, ट्रैफिक का इश्यूज कुछ ना हो और सब ठीक से रहे। बिल्कुल, भुवनेश्वर तरफ से जो श्रद्धालु आएंगे, ब्रह्मगिरी तरफ से जो आएंगे, कोणार्क तरफ से जो आएंगे, कल जो अरेंजमेंट किया गया था वही अरेंजमेंट आज कंटिन्यू रहेगा और ऑलरेडी हमारा अरेंजमेंट शुरू हो गया है। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस को, हमारे अरेंजमेंट्स को, उसको फॉलो करें, जैसे कि हम सबकी सहूलियत के उन सबको हम अपना काम कर सकें। वो हमको फायदा मिल रहा है और कंजेशन को देखने में, और हमारे ट्रैफिक टीम्स को, ट्रैफिक ऑफिसर्स को जो डिफिकल्ट जगह में लगे हुए हैं, पार्किंग एरियाज में लगे हुए हैं, उनको मदद किया, वो मदद कर रहे हैं। वो सिस्टम ये सिस्टम मदद कर रहा है। बढ़ते अगली खबर क्यों? अमेरिका चीन के बीच व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ट्रंप ने जल्द ही भारत के साथ ट्रेड डील करने की भी उम्मीद जताई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हर्बर्ट लुटनिक ने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बात बनी है। हालांकि लुटनिक और ट्रंप दोनों में से किसी ने इस बारे में अधिक डिटेल जानकारी नहीं दी है।
अभी हाल ही में 11 जून को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और चीन के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत चीन मैग्नेट और दुर्लभ खनिज तत्वों की सप्लाई करेगा और बदले में अमेरिका अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों को पढ़ने की अनुमति दे। बढ़ती है अगली खबर क्यों। कोलकाता गैंगरेप मामले पर दिलीप घोष का हमला। कोलकाता में सामने आए कथित गैंगरेप मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लॉ कॉलेज में एक छात्रा का बलात्कार होता है, वो भी तृणमूल कांग्रेस यूनियन के नेता द्वारा। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, लेकिन ममता बनर्जी को यह सब नहीं दिखता। घोष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक के ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब। अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। ये किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है, और जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में बीजेपी का दायित्वशील विरोधी जैसा बिहेव करने पड़ी है टीएमसी लीडर सोची पाजा। लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में बीजेपी का दायित्वशील विरोधी जैसा बिहेव करना बोले है टीएमसी का। नहीं, दायित्वशील कौन है उनको सोचना नहीं। शशि पांजा जैसा महिला एक मंत्री है, इतने सीनियर जानते हुए भी बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती है। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पांजा जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं लॉ कॉलेज में इससे घटना हो रहा है। एज ए लॉयर तो आपको सामने आना चाहिए। अब महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं। महिला रास्ते में आएंगे तो क्या होगा सबको मालूम हो गया है। खुलेआम बुला करके उसका ऊपर बलात्कार होता है। आप कम से कम हिम्मत है तो सामने बोलो कि हम नेतृत्व देंगे, आओ इसका विरोध करो। आप जानते हैं कल उसको हटा दिया जाएगा, अगले बार टिकट नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों। नीरज चोपड़ा जैसा बनना आसान नहीं। ओलंपिक विजेता और भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्डन स्पाइक मीट में खेलते हुए खिताब अपने नाम किया है। अब वह बेंगलुरु में होने वाले एनसी क्लासिक में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 5 जुलाई को होगा। इसमें पीटर्स और रोहलेर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट से पहले ही नीरज चोपड़ा चर्चा में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस की डिमांड को पूरा करके सभी को खुश कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंजीत नाम के एक यूजर ने नीरज चोपड़ा क्लासिक के मैन अकाउंट की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि कोई उसे 2000 रुपए दे तो वह कोयम्बटूर से नीरज को देखने के लिए बेंगलुरु जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने रंजीत को जवाब देते हुए कहा है कि उसे इवेंट देखने के लिए वीवीआईपी पास दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही उसे 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भारत में किसी इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंदिर में रोमांस का सीन, विजय देवरकोंडा की फिल्म पर बवाल। क्या फिल्मों में मनोरंजन के नाम पर धार्मिक भावनाओं का अपमान जायज है? यही सवाल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा में गूंज उठा है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की नई फिल्म फैमिली स्टार पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को सिरोंचा पुलिस थाने में उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया गया कि फिल्म के एक गाने में मंदिर जैसी पवित्र संरचना में प्रेम और अश्लील दृश्य फिल्माए गए। शिकायतकर्ताओं ने इसे हिंदू धर्म और संस्कृति का घोर अपमान बताते हुए एक सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद सिरोंचा पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हमें यह लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेफाली जरीवाला के निधन पर अशोक पंडित ने जताया शोक। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शेफाली जरीवाला का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से दुखद
निधन हो गया है। वे मात्र 42 वर्ष की थी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं शेफाली जरीवाला के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके पति और पूरे परिवार के साथ है। इतना कम उम्र में उनका जाना फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति। अशोक पंडित ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि शेफाली का जाना न केवल उनके करीबी लोगों के लिए बल्कि पूरे फिल्म जगत के लिए अपूरणीय नुकसान है। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहाँ पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।